ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नन्ही सी पिंकी के मुंह से मम्मा शब्द सुनते ही श्रेया का दिल पिघलने लगा था। सांसें थमने लगी थी। श्रेया के अंदर काफी इमोशनल टर्बुलेंसर होने लगा था, मगर किसी वजह से वह पिंकी की ओर अपने मन में बढ़ रही ममता को रोकना चाहती थी। पिंकी को देखकर श्रेया को अपने खोए हुए बच्चे की बार बार याद आती थी। सालों से अपने बच्चे के लिए अपने मन में जो प्यार और ममता श्रेया ने दबा कर रखा था, वह किसी और को नहीं दे सकती थी। श्रेया के चेहरे पर मायूसी देखते हुए नन्ही सी पिंकी ने श्रेया के गालों पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, आप ही ने अंदर कहा था ना कि आप मेरी मम्मा हो। जब आपने ऐसा कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब अभी अभी मैंने आपको मम्मा कहकर बुलाया तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रेया टीचर, कैन आई कॉल यू मम्मा? पिंकी का मासूम सवाल सुनकर श्रेया बस अपनी आंखों से आंसू लिए पिंकी को देखती रही। वह पिंकी की बात का जवाब ना तो हाँ में दे सकती थी और ना ही वह पिंकी को ना कहना चाहती थी। श्रेया चुपचाप पिंकी को लेकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। जब ड्राइवर ने कार चलाना शुरू किया तो श्रेया ने आकाश से पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? आकाश ने अपने फोन में कुछ टाइप करते हुए श्रेया को जवाब दिया, हम गुलेरिया हाउस जा रहे हैं। इससे पहले कि श्रेया गुलेरिया हाउस आने से मना करती, आकाश ने श्रेया से कहा, अनिका बेहोश हो गई है। आकाश की बात सुनते ही श्रेया ने अपनी बात वापस खींच ली। वह हैरान होकर आकाश की अगली बात का इंतजार करने लगी। आकाश अपनी सीट से मुड़कर श्रेया को फेस करते हुए बात करने लगा। आकाश ने श्रेया से कहा, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। दरअसल बात यह है कि कई घंटों से वह सोई नहीं थी। जब कई घंटों से उसका काम खत्म हुआ था तब वह अचानक ही गहरी नींद में सो गई। जब आकाश श्रेया को यह सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा था तब अचानक ही उसे कुछ याद आया। फाइटर क्लब में आदिनाथ ने जब साइनाइड खाकर खुद को खत्म कर लिया था, उसके बाद अनिका धीरे धीरे चलकर रोहित और आकाश के पास आ रही थी। रोहित के हाथों में बेहोश होने से पहले अनिका कुछ बड़बड़ा रही थी। अनिका बार बार किसी ईमेल का जिक्र कर रही थी, मगर अचानक आकाश यह नहीं जानता था कि आखिर वह किस ईमेल की बात कर रही थी। आकाश जब यह सब कुछ सोच रहा था तब श्रेया ने आकाश को टोकते हुए पूछा, अब क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, क्या हुआ है अनिका को? और ऐसा कौन सा काम था जो कई घंटों से तक सोई नहीं थी? वह अच्छी तरह जानती है कि अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो वह बहुत बीमार पड़ सकती है। क्या तुम लोग उसका इतना ख्याल भी नहीं रख सकते? जब आकाश ने देखा कि श्रेया काफी एजिटेटेड हो गई थी तो श्रेया को शांत करते हुए आकाश ने कहा, देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मिस्टर मारवा दोनों अनिका पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि मयूर गुलेरिया के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज का नतीजा था और श्रेया इन सारी बातों से काफी अनजान थी। मगर आकाश जानता था कि बहुत जल्द श्रेया भी उसके साथ शादी करके गुलेरिया परिवार का हिस्सा बनने वाली थी। इसलिए श्रेया ने आकाश का कोई बात छुपाना नहीं चाहता था। आकाश ने श्रेया को मयूर गुलेरिया पर हुए अटैक के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर चैंपियनशिप रिंग में अनिका ने किस तरह मयूर का बदला मयूर के दुश्मनों से लिया, यह बात भी आकाश ने श्रेया को बता दी। सब कुछ सुनने के बाद श्रेया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्रेया जानती थी कि अनिका एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट थी, मगर श्रेया ने यह कभी नहीं सोचा था कि रिंग में उतरकर अनिका कभी इस तरह का बर्ताव करेगी। मगर मयूर के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सुनकर श्रेया को यह एहसास हुआ कि अनिका ने जो कुछ भी किया था वह जस्टिफाइड था। श्रेया ने दबी हुई आवाज में आकाश से पूछा, अब मयूर की हालत कैसी है? मयूर का नाम सुनते ही आकाश ने अपनी नजरें झुका ली। धीमी आवाज में जवाब देते हुए आकाश ने कहा, डॉक्टरों का कहना है कि मयूर अब दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यह बात सुनते ही श्रेया ने आकाश से पूछा, क्या ऐसा अनिका ने खुद कहा है? आकाश ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मयूर का ऑपरेशन करने के बाद अनिका सीधे आदिनाथ के अड्डे पर उससे बदला लेने के लिए चली गई और फिर वहीं पर उसने अपनी आंखें मूंद ली। अनिका यह बात नहीं जानती, मगर मैंने और मिस्टर मारवा ने देश के सबसे बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन को मयूर की रिपोर्ट भेजी है
ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की एक बड़ी काफी टीम भी मयूर की मॉनिटरिंग के लिए बुला ली गई थी, मगर सभी डॉक्टर्स का यही कहना है कि मयूर अब दोबारा कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। आकाश की बात पूरी होती ही श्रेया ने आकाश से कहा, मगर जब तक अनिका यह नहीं कहती हमें किसी भी डॉक्टर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्रेया की बात सुनकर आकाश चौंक गया। श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आकाश से कहा, मैं अनिका को अच्छी तरह जानती हूँ, वह बाकी डॉक्टरों से काफी अलग है। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल दोनों की कॉम्बिनेशन से अनिका अपने पेशेंट का इलाज करती है। जब तक वह नहीं कहती तब तक कोई इलाज नामुमकिन नहीं है। कुछ सालों पहले मुझ पर भी अटैक हुआ था, किसी ने मेरा पांव तोड़ दिया था। सारे डॉक्टर कहते थे कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी नाच नहीं पाऊंगी, मगर अनिका ने ही कुछ महीनों में मुझे न सिर्फ दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, बल्कि मैं बिल्कुल पहले की तरह डांस भी करने लगी थी। मेरे पैरों में दोबारा वही जान आ गई थी जैसे हमले से पहले थी। श्रेया ने यह बात आकाश से इसलिए कही थी ताकि आकाश मयूर के ठीक होने की उम्मीद ना छोड़े, मगर श्रेया की बात सुनने के बाद आकाश को इस बात का भी एहसास हुआ कि जिन सालों में आकाश श्रेया के साथ नहीं था, वह साल श्रेया के लिए काफी मुश्किल गुजरे होंगे। यहाँ तक कि किसी ने श्रेया पर अटैक किया था ताकि वह दोबारा कभी अपने पोजीशन फॉलो ना कर सके। श्रेया और आकाश जब यह सारी बातें कर रहे थे तब उनकी कार गुलेरिया हाउस पहुंच चुकी थी। जैसे ही श्रेया और आकाश नन्ही सी पिंकी को लेकर कार से बाहर उतरे, उन्होंने देखा कि एक छोटी सी एम्बुलेंस वैन गुलेरिया मेंशन के ठीक बाहर खड़ी थी। एक में से कुछ लोग दरवाजा खोलकर बाहर निकले और फिर वैन के अंदर कुछ लोग करण गुलेरिया को सहारा देते हुए वैन से बाहर उतारने लगे। करण गुलेरिया अभी भी काफी कमजोर लग रहे थे। वॉकर और बाकी लोगों के सहारे पर करण गुलेरिया वैन से बाहर निकलने लगे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पांव रखा, आसपास खड़े 3-4 लोगों ने करण गुलेरिया को सहारा देकर खड़ा किया और उनके सामने वॉकर एडजस्ट किया। करण गुलेरिया ने बाकी लोगों को उनसे कुछ दूर रहने को कहा। करण गुलेरिया का इशारा मिलते ही सभी लोग उनसे दूर हो गए। करण गुलेरिया ने अपने दोनों हाथों से मजबूती से वॉकर को पकड़ा और धीमे धीमे कदमों से गुलेरिया मेंशन के अंदर जाने लगे। करण गुलेरिया को इस तरह देखकर आकाश दौड़कर उनके पास आया। आकाश के पीछे पीछे नन्ही सी पिंकी को अपने हाथों में लिए श्रेया भी करण गुलेरिया के पास पहुंची। आकाश करण गुलेरिया को इस तरह देखकर काफी परेशान हो गया था। आकाश ने करण गुलेरिया से पूछा, करण अंकल, आप अस्पताल से क्यों आए हैं यहाँ? अभी आपकी पूरी तरह तबीयत ठीक नहीं हुई है। तभी करण गुलेरिया अचानक ही गुस्से से आकाश की ओर देखने लगे। करण गुलेरिया की आंखों में गुस्सा देखकर आकाश एक छोटे बच्चे की तरह घबरा गया। करण गुलेरिया ने धीमी और कमजोर आवाज में सख्ती के साथ आवाज से कहा, मेरे बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सुनने के बावजूद मैं बिस्तर पर लेटकर आराम करता रहूं, यह हो नहीं सकता। करण गुलेरिया को अस्पताल में यह पता लग चुका था कि मयूर गुलेरिया पर किसी ने जानलेवा हमला किया था और उसके बाद अनिका के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सारी बातें करण गुलेरिया के सीक्रेट एजेंट ने उन्हें बता दी थी। मयूर अक्सर रोज करण गुलेरिया को मिलने हॉस्पिटल जाता था, मगर जब मयूर पिछले कई घंटों से करण गुलेरिया को मिलने नहीं पहुंचा तब करण गुलेरिया को शक हुआ, क्योंकि मयूर चाहे कितना भी बिजी हो पर वो करण गुलेरिया को हॉस्पिटल में विजिट करना कभी नहीं भूल सकता था। जब करण गुलेरिया ने अपने वफादार सीक्रेट एजेंट को मयूर के बारे में पता लगाने को कहा तो करण गुलेरिया के वफादार एजेंट ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। सब कुछ सुनने के बाद करण गुलेरिया कमजोर होने के बावजूद किसी भी तरह अस्पताल से बाहर निकलना चाहते थे। करण गुलेरिया न सिर्फ पावरफुल थे मगर अपने डिसीजंस के भी काफी पक्के थे। एक बार अगर उन्होंने कोई चीज डिसाइड कर ली तो दुनिया की कोई ताकत उनका डिसीजन बदल नहीं सकती थी। यह बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। गुलेरिया परिवार के सारे लोग भी यह बात अच्छी तरह जानते थे कि एक बार करण गुलेरिया ने कोई फैसला कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत उनका फैसला नहीं बदल सकती थी। स्वाति के जिंदगी से चले जाने के बाद करण गुलेरिया के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आए, मगर करण गुलेरिया ने फैसला कर लिया था कि वह जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्वाति से प्यार करेंगे और अगर स्वाति दोबारा उनकी जिंदगी में नहीं आई तो स्वाति की जगह वह किसी को नहीं देंगे। इसलिए जब करण गुलेरिया ने अस्पताल के डॉक्टरों को अपना फैसला सुना दिया कि वह वापस अपने घर गुलेरिया हाउस जाना चाहते थे
तो न चाहते हुए भी डॉक्टरों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज देना पड़ा। करण गुलेरिया के लिए सारे इक्विपमेंट्स उनकी छोटी सी एम्बुलेंस में इंस्टॉल करवा दिए गए थे। यहाँ तक कि सारे जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स गुलेरिया हाउस में उनके बेडरूम में भी इंस्टॉल कर दिए गए थे। धीरे धीरे वॉकर पर चलते हुए करण गुलेरिया की नजर अचानक ही आकाश के पीछे खड़ी श्रेया पर पड़ी। श्रेया को देखते ही करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, भले ही तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, मगर तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो। जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है, यह बात तुमने आज साबित कर ली। करण गुलेरिया श्रेया को अच्छी तरह जानते थे। जब श्रेया और आकाश कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से प्यार करते थे, तब भी कई बार श्रेया करण गुलेरिया को मिलने गुलेरिया हाउस आई थी। और आज इतने सालों बाद श्रेया को आकाश के बगल में खड़ा हुआ देखकर करण गुलेरिया को अपने भतीजे आकाश पर फक्र होने लगा। मगर इस वक्त श्रेया का अपने परिवार में स्वागत करने का करण गुलेरिया के पास न तो वक्त था और न ही वह मौका था। उनके मन में सिर्फ मयूर और अनिका के लिए चिंता थी। घर के अंदर से करण गुलेरिया की देख रेख करने वाले नौकर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर लेकर बाहर आए। सभी लोगों ने मिलकर करण गुलेरिया को बड़ी ही सावधानी से व्हील चेयर के ऊपर बैठाया। आकाश ने सभी नौकरों को इशारा किया। नौकर करण गुलेरिया को व्हील चेयर पर बिठाने के बाद उनसे कुछ दूर खड़े रह गए। आकाश धीरे से करण गुलेरिया के पीछे गया और व्हील चेयर को सहारा देते हुए अंदर की ओर ले जाने लगा। करण गुलेरिया ने धीमी और कमजोर आवाज में आकाश से कहा, मैंने सुना है अनिका की बेटी भी अब हमारे साथ इसी घर में रहती है। मैं इसी वक्त उसे देखना चाहता हूँ। अनिका की बेटी यानी कि करण गुलेरिया की नवाजी और एक ग्रैंडफादर होने के नाते करण गुलेरिया रिया को देखने के लिए तरस रहे थे। आकाश करण गुलेरिया की इमोशंस अच्छी तरह समझ रहा था। आकाश ने करण गुलेरिया को अनिका की बेडरूम की ओर ले जाने लगा। तभी अचानक करण गुलेरिया ने आगे बढ़ रहे आकाश को रोक लिया और कहा, पहली बार मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से मिल रहा हूँ। उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो यह भी नहीं जानता कि उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। क्या तोहफा ले जा सकता हूँ मैं उसके लिए। आकाश रिया के बारे में अब तक इतना जान चुका था कि रिया को मोबाइल गेमिंग बहुत पसंद थी। आकाश ने झुककर करण गुलेरिया के कानों के पास आकर कहा, उसे गेम खेलना बहुत पसंद है। आकाश की बात सुनते ही करण गुलेरिया के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सख्त हो गए। आकाश धीरे से व्हील चेयर को धकेलते हुए परियों के बेडरूम की ओर ले जाने लगा। जब करण गुलेरिया की व्हील चेयर बिल्कुल रिया के बेडरूम के बाहर आकर रुकी, तो अंदर से एक नन्ही सी लड़की की तेज आवाज करण गुलेरिया के कानों पर पड़ी। वह लड़की मोबाइल गेम खेलते हुए किसी से वॉइस चैटिंग करते हुए कह रही थी, प्लीज मेरा इंतजार मत कीजिए आप लोग। मैं अब तभी लाइव स्ट्रीम करूंगी जब मेरे फैन नानू मुझे जवाब देंगे। मेरे फैन नानू मुझसे काफी दिनों से नाराज है। जब तक वह मुझसे बात नहीं करेंगे मैं किसी से बात नहीं करूंगी। नन्ही सी रिया काफी देर से अपनी मम्मा के पास जाने की जिद कर रही थी, मगर रोहित ने उसे परमिशन नहीं दी। नन्हा सा आर्यन भी बेडरूम के एक कोने में बैठकर अपनी मैथमेटिक्स की वर्कशीट लिख रहा था। रिया को अगर कोई भी चीज करने से रोका जाए तो वह काफी चिड़चिड़ी हो जाती थी। रिया अपना सारा गुस्सा गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने अपोजिशन पर उतारने लगी थी। वह अपनी अपोजिट टीम के लोगों को तरह तरह के कमेंट्स कर रही थी। इतनी सी बच्ची के मुंह से इस तरह की कमेंट सुनकर घर के नौकर भी काफी मजे लेने लगे थे। घर के कुछ नौकर रिया के ठीक पीछे खड़े रहकर रिया की गेमिंग स्किल की तारीफ कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची इतनी डिफिकल्ट गेम इतनी आसानी से कैसे खेल सकती थी। रोहित भी आर्यन और रिया के साथ गुलेरिया हाउस में अनिका के बेडरूम में बैठा रहा। रोहित जानता था कि जब तक अनिका को होश नहीं आ जाता रिया यहाँ से हिलने वाली नहीं थी। इसलिए रोहित ने सोचा कि जब तक रिया वापस उसके साथ मारवा हाउस जाने के लिए राजी नहीं हो जाती, तब तक वह यहीं गुलेरिया हाउस में अनिका के बेडरूम में बैठकर अनिका के लौटने का इंतजार करेगा। शहर का सबसे बड़ा आदमी गुलेरिया हाउस में रुकने वाला था। यह बात जब गुलेरिया हाउस में फैली तब सभी लोग हैरान रह गए। घर के नौकरों से कह दिया गया था कि रोहित की खातिरदारी में किसी भी तरह की कमी न आए। रोहित और अनिका की अभी शादी नहीं हुई थी, मगर यह बात सभी लोग जानते थे कि रोहित और अनिका दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और इस रिलेशनशिप में रहते हुए उन्हें 2 बच्चे भी थे।
मगर रोहित यह बात भी अच्छी तरह जानता था कि इस तरह उसका अनिका के बेडरूम में रहना शायद अनिका को पसंद ना आए। मगर रोहित के पास इस वक्त और कोई चॉइस नहीं थी। अपने दोनों बच्चों की जिद के आगे रोहित को झुकना ही था। रोहित अपना लैपटॉप निकालकर कमरे के एक कोने में बैठकर अपना काम करने लगा। तभी रोहित को यह पता चला कि करण गुलेरिया अस्पताल से गुलेरिया हाउस आने के लिए निकल चुके थे। रोहित करण गुलेरिया की काफी रिस्पेक्ट करता था। करण गुलेरिया का बिजनेस कम्युनिटी में काफी नाम था। सभी लोग उन्हें काफी सम्मान के साथ देखा करते थे। मगर कहीं न कहीं गुलेरिया ऑफ कंपनीज और मारवा इंडस्ट्रीज के बीच चल रही कंपटीशन के चलते कहीं न कहीं दोनों परिवार के बीच ईगो वार जरूर चलती रहती थी। मगर अब हालात कुछ और थे। करण गुलेरिया अनिका के पिता थे और बहुत जल्द रोहित अनिका के साथ शादी करना चाहता था। इसलिए अपने होने वाले ससुर की गुड बुक्स में रहना रोहित के लिए जरूरी था। मगर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह करण गुलेरिया को किस तरह इम्प्रेस करे। उसने करण गुलेरिया के बिजनेस एथिक्स और बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में तो काफी कुछ सुन रखा था, मगर उसकी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में रोहित को कोई जानकारी नहीं थी। रोहित लैपटॉप पर करण गुलेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी नन्ही सी रिया ने रोहित से पूछा, डैड, आज काफी दिन हो गए मेरे फैन नानो अब तक मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैंने मम्मा से कितनी बार कहा था कि वह फैन नानो को ढूंढने में मेरी मदद करें, मगर उन्हें अपने कामों से फुर्सत ही नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे फैन नानो अचानक ही क्यों गायब हो गए? रोहित मन ही मन उन दिनों फैन नानू से काफी जलता था, क्योंकि उसकी अपनी बेटी रोहित की जगह फैन नानू को अपना नंबर 1 फैन मानती थी। मगर अब काफी चीजें बदल चुकी थी। रोहित भी अपनी बेटी की नजरों में नंबर 1 बना रहना चाहता था। इसलिए रोहित ने बात बनाते हुए रिया से कहा, देखो बेटा, ऐसा कई बार होता है कि हम कभी कभी किसी के साथ बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है, कुछ दिनों तक हम उस इंसान के साथ दोस्त बने रहते हैं, मगर उसके बाद हमें कोई नया दोस्त मिल जाता है, हम पुराने दोस्त को भूल जाते हैं। यह बहुत नॉर्मल है। मेरे ख्याल से तुम्हारे फैन नानू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। रिया ने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, नहीं, मेरे फैन नानू बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकते हैं। वह कुछ दिनों से बीमार थे। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने रिया को मनाते हुए कहा, देखो, अगर ऐसा होता तो अब तक तो वह ठीक हो जाने चाहिए थे, और वैसे भी तुम्हारे फैन नानू भी काफी पैसे वाले लगते हैं। अगर उन्हें कोई बीमारी हो भी गई थी तो शहर का सबसे बड़ा से बड़ा डॉक्टर बुलाकर वह इलाज करवा सकते थे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई होगी। रोहित नन्ही सी रिया को यह कहकर रिया की नजरों में खुद हीरो बनना रहना चाहता था, और काफी हद तक रिया के एक्सप्रेशन देखकर रोहित अपने मकसद में कामयाब होता भी नजर आ रहा था। रिया ने अपने टेबलेट की स्क्रीन पर देखकर फिर से अपना पांव पटकते हुए कहा, अगर ऐसी बात है डैडी, तो मैं आज के बाद अपने फैन नानू से कभी बात नहीं करूंगी। करण गुलेरिया, जो अनिका के बेडरूम के ठीक बाहर अपनी व्हील चेयर पर बैठकर अंदर हो रही सारी बातें सुन रहे थे, वह यह पता चलते ही हैरान रह गए कि उन्हें जो छोटी सी बच्ची सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम में गेम खेलती हुए मिली थी, वह उनकी नवासी थी। करण गुलेरिया की सांसें फिर से धीमी पड़ने लगी थी और उनकी आंखों के नीचे आंसू जमा हो चुके थे। करण गुलेरिया को आज वह बात समझ में आई कि जब पहली बार उन्होंने रिया की आवाज कंप्यूटर पर सुनी थी, तब क्यों नन्ही सी बच्ची की आवाज उनके दिल तक पहुंच गई थी। करण गुलेरिया को आज इस बात का एहसास हुआ कि वह नन्ही सी बच्ची स्वीट एंजल क्यों उन्हें इतनी प्यारी लगती थी। आखिर वह छोटी सी बच्ची उन्हीं का खून था। मगर रोहित मारवा की बात सुनकर करण गुलेरिया को रोहित मारवा पर गुस्सा आ गया था। वह जान चुके थे कि अपनी बेटी की नजरों में हीरो बनने के लिए वह रिया के नंबर 1 फैन नानू को नन्ही सी बच्ची की नजरों में गिराना चाहता था। जैसे ही आकाश करण गुलेरिया को अनिका के बेडरूम के अंदर व्हील चेयर को ढकेलते हुए लेकर आया, रोहित करण गुलेरिया को देखते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। रोहित बड़े ही अदब से करण गुलेरिया की व्हील चेयर के पास जाकर खड़ा हो गया और झुक कर करण गुलेरिया से कहने लगा, वेलकम होम पापा। रोहित मारवा के मुंह से अपने लिए पापा शब्द सुनकर करण गुलेरिया बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को घूरने लगे और फिर कमजोर मगर कड़क आवाज में रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, आप मुझे मिस्टर करण गुलेरिया बुला सकते हैं। करण गुलेरिया की यह बात सुनकर रोहित हैरान होकर आकाश को देखने लगा।
रोहित कुछ ही दिनों में अनिका के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहा था और इसलिए वह अभी से करण गुलेरिया को पापा कहने की आदत डाल रहा था। मगर करण गुलेरिया ने रोहित को ऐसा करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। करण गुलेरिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रोहित समझ चुका था कि उनका मूड काफी बिगड़ा हुआ था। इसलिए बिल्कुल किसी स्टूडेंट की तरह रोहित करण गुलेरिया के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। अब कुछ ही दिनों में मैं और अनिका शादी करने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, करण गुलेरिया ने अपना एक हाथ उठाकर रोहित को आगे बढ़ने से रोक लिया और कहा, शादी अब तक हुई नहीं है। कुछ देर रोहित यूं करण गुलेरिया के सामने चुपचाप खड़ा रहा और फिर धीमी और दबी हुई आवाज में कहने लगा, हाँ मगर अनिका मेरी मंगेतर है और कुछ ही दिनों में हम शादी करने वाले हैं। इस बात पर करण गुलेरिया अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई है और मुझको खबर नहीं है। करण गुलेरिया यह कहने के बाद मुड़कर पीछे खड़े आकाश को देखने लगा। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि वह करण गुलेरिया के सवाल का क्या जवाब दे। रोहित आकाश की सिचुएशन अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए मुस्कुराकर बात बनाते हुए रोहित ने करण गुलेरिया से कहा, जी नहीं सर, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे भी इस बात का अभी अभी एहसास हुआ कि ऑफिशियली हमारी एंगेजमेंट हुई नहीं। बहुत जल्द मैं एंगेजमेंट की सारी तैयारियां करवा लूंगा। दादी माँ की पार्टी में रोहित ने सबके सामने अनिका के साथ अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया था। रोहित को लगा था कि इतना काफी था अनिका को अपनी मंगेतर कहकर बुलाने के लिए, मगर करण गुलेरिया की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह रोहित से यह बात को लेकर नाराज थे कि अब तक रोहित ने अनिका से ऑफिशियली एंगेजमेंट क्यों नहीं की थी। रोहित बेवजह किसी छोटे बच्चे की तरह करण गुलेरिया के सामने देखकर मुस्कुरा रहा था। करण गुलेरिया ने अपने दोनों हाथ व्हील चेयर के पहियों पर रखकर व्हील चेयर कमरे के कोने में बैठी रिया की ओर धकेलना शुरू किया। रिया के पास पहुंचते ही करण गुलेरिया बड़ी बड़ी आंखों से रिया को देखते रहे। आकाश ने रिया और करण गुलेरिया के पास आकर रिया से कहा, रिया बेटा, यह मेरे चाचा हैं, करण गुलेरिया, इस घर के मालिक और तुम्हारी मम्मा के डैड। करण गुलेरिया की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर रिया के मुंह से निकला, क्या आप ही मेरे नानू हैं? रिया के मुंह से नानू शब्द सुनते ही करण गुलेरिया की आंखें लाल हो गई। एक नन्ही सी परी जिसकी आवाज सुनकर करण गुलेरिया उसके प्यार में पड़ गए थे, वह नन्ही सी परी आज उनके सामने बैठी थी। तभी कुछ लोग टेबलेट पर रिया का मजाक उड़ाने लगे। टेबलेट से तरह तरह की कमेंट सुनाई देने लगी। तुम्हारे फैन नानू को लगता है कोई और पेट डॉग मिल गया होगा, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। किसी ने कमेंट में कहा, आज साबित हो गया कि रिया के फैन नानू फेक हैं। रिया की लाइव स्ट्रीम पर अब रोहित क्लियर कट विनर था, रिया का नंबर 1 फैन। जब करण गुलेरिया की नजर टेबलेट की स्क्रीन पर पड़ी तो उन्होंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उस पर कुछ टाइप करने लगे। तभी रिया की टेबलेट स्क्रीन फैन नानू की भेजी हुई गिफ्ट और कॉइन से भर गई। यह देखकर रिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, या माय फैन नानू इज बैक। जब रोहित ने यह देखा कि रोहित फिर से नंबर 2 पोजीशन पर आ गया था तो फिर से रोहित की फैन नानू के साथ ईगो फाइट शुरू हो गई। रोहित ने भी अपने मोबाइल से रिया को और कॉइन्स और गिफ्ट सपोर्ट में भेजे। रोहित फिर से नंबर 1 हो गया। व्हील चेयर पर बैठे करण गुलेरिया ने भी अपनी उंगलियां अपने फोन स्क्रीन पर घुमाई। फिर से फैन नानू रिया के नंबर 1 फैन हो गए। रिया जोर जोर से टेबलेट स्क्रीन की ओर देखकर कहने लगी, आई लव यू फैन नानू, आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू सो मच। तभी अचानक रोहित आगे आया और रिया की ओर देखकर कहने लगा, बेटा, ऐसे किसी अनजान आदमी से इतना मेलजोल बढ़ाना ठीक नहीं है। पता नहीं यह आदमी कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। मुझे तो जरूर यह कोई फ्रॉड लगता है। रोहित की यह बात सुनते ही करण गुलेरिया गुस्से से रोहित की ओर देखने लगे और उन्होंने रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, आप देश के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, क्या आज आपकी कोई अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं है? करण गुलेरिया के सवाल पर रोहित हैरान रह गया। अनिका बेहोश हो चुकी थी और ऐसे वक्त में एक होने के वाले पति को अपनी पत्नी के पास होना चाहिए, यह बात काफी नॉर्मल थी। फिर करण गुलेरिया का यह सवाल रोहित की समझ से बाहर था। रोहित ने फिर भी मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया से कहा,
जी सर, अपॉइंटमेंट तो है मगर मैंने कैंसिल करवा दी है। इस बात पर रोहित की ओर अपनी व्हीलचेयर आगे धकेलते हुए करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, आकाश, मुझे नहीं लगता है कि हमें इतने बड़े बिजनेसमैन को छोटे मोटे कामों के लिए हमारे घर पर रोक कर रखना चाहिए। अगर मिस्टर मारवा अपनी कार साथ नहीं लाए हों तो ड्राइवर से कहकर इन्हें मारवा हाउस जल्द से जल्द पहुंचा दो। करण गुलेरिया की बातों में रिक्वेस्ट कम और ऑर्डर ज्यादा महसूस हो रहा था। रोहित मारवा गुलेरिया हाउस में अनिका का इंतजार करना चाहता था, इसलिए रोहित ने आकाश की ओर देखकर आंखों ही आंखों में उसे प्लीज भी कह दिया। मगर आकाश समझ नहीं पा रहा था कि वह करण गुलेरिया की कही बात को कैसे टाल सकता था। आकाश बचपन से लेकर आज तक करण गुलेरिया को अपना फादर फिगर समझता था। उनका कहा हर शब्द आकाश के लिए पत्थर की लकीर था। मगर रोहित मारवा भी शहर का और देश का बहुत बड़ा नाम था। आकाश काफी हेजिटेट करते हुए रोहित की ओर चलकर आया और उसे एक हाथ से बाहर का रास्ता दिखाते हुए रोहित से कहने लगा, आई एम मिस्टर मारवा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रोहित समझ चुका था कि अब वह चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता, करण गुलेरिया के फैसले के खिलाफ गुलेरिया हाउस में कोई नहीं जा सकता था। रोहित मारवा को किसी भी हालत में घर छोड़कर जाना ही था। इसलिए धीरे से अपनी लैपटॉप बैग उठाकर रोहित मारवा ने अपने असिस्टेंट को दे दी और अपना कोट सीधा करते हुए झुककर बड़े ही पोलाइटली करण गुलेरिया से कहा, ओके देन सर, आई विल टेक केयर योर लीव। करण गुलेरिया ने रोहित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रोहित समझ चुका था कि उसके होने वाले ससुर जी उसके साथ उसका रिश्ता सीधा साधा और प्यार भरा नहीं होने वाला था। रोहित अपना गला खराशते हुए रिया और आर्यन को बाय कहते हुए वहां से जाने लगा। जब करण गुलेरिया ने रोहित के मुंह से आर्यन का नाम सुना तब करण गुलेरिया ने मुड़कर पीछे देखा। कमरे के दूसरे कोने में स्टडी टेबल पर बैठे आर्यन को देखकर करण गुलेरिया चौंक गए। आर्यन की शक्ल हूबहू रिया से मिलती थी। यह देखकर करण गुलेरिया हैरान रह गए थे। आज से पहले करण गुलेरिया को अनिका की दूसरी औलाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। करण गुलेरिया के चेहरे पर हैरानी देखकर रोहित को घर में रहने का एक और मौका नजर आया। रोहित तुरंत करण गुलेरिया की व्हीलचेयर के पास आया और कहने लगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने आपका इंट्रोडक्शन आर्यन के साथ तो करवाया ही नहीं। यह आर्यन है, रिया का जुड़वा भाई, मेरा और अनिका का बेटा। नन्हे से आर्यन को देखकर करण गुलेरिया का दिल पिघलने लगा था। मौका देखकर रोहित ने भी करण गुलेरिया के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, सर, मैं सोच रहा था कि एक बार अनिका जाग जाए उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ खाना खाकर यहाँ से निकल जाऊंगा। करण गुलेरिया का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। रोहित की बातों से उन्हें काफी चोट पहुंची थी। करण गुलेरिया ने बड़ी ही सख्ती से अपने सामने बैठे रोहित से कहा, जी नहीं मिस्टर मारवा, आप फिक्र मत कीजिए। गुलेरिया परिवार घर आए मेहमानों को भी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। फिर यहाँ बात मेरी बेटी और मेरे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की है। मैं उनका ख्याल रखना अच्छी तरह जानता हूँ। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि बार बार कन्विंस करने के बावजूद करण गुलेरिया रोहित को घर से निकालना क्यों चाहते थे। रोहित ने एक आखिरी बार कोशिश करते हुए पूछा, ठीक है, मैं एक बार अनिका को देखता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। फिर से करण गुलेरिया ने रोहित को रोकते हुए कहा, आप खामोखा टेंशन ले रहे हैं मिस्टर मारवा। अनिका जाग जाएगी तो आपको कांटेक्ट कर लेगी, अगर उसे करना होगा तो। पहली बार देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून रोहित मारवा किसी के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहा था। वह बार बार आकाश की ओर देखकर मदद की भीख मांग रहा था, मगर आकाश यहाँ वहाँ देखकर रोहित की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहा था। रोहित भी जानता था कि ऐसी सिचुएशन में आकाश भी करण गुलेरिया के सामने कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि गुलेरिया परिवार का असली हेड करण गुलेरिया था और परिवार का कोई भी सदस्य गुलेरिया की कही बात को नहीं टाल सकता था। रोहित चुपचाप निराश और हताश होकर कमरे से बाहर निकल गया। करण गुलेरिया कुछ देर तक बच्चों को यूं ही व्हील चेयर पर बैठकर देखते रहे। जब आकाश ने देखा कि बच्चों को देखते हुए करण गुलेरिया की आंखों में आंसू आ गए थे, तब आकाश ने उनका ध्यान भटकाते हुए कहा, अंकल,
मुझे लगता है अब आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए तो काफी वक्त है हमारे पास। आकाश की बात सुनते ही करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, पहले मुझे अनिका के पास ले चलो। अनिका को गुलेरिया हाउस में 7th फ्लोर पर बनी एक छोटी सी क्लिनिक में रखा गया था। घर में किसी भी फैमिली मेंबर को अगर इमरजेंसी में किसी डॉक्टर की जरूरत पड़े तो गुलेरिया हाउस में एक छोटी सी क्लिनिक बनवाई गई थी, जहां दिन रात एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ड्यूटी पर रहता था। उस डॉक्टर की निगरानी में अनिका को रखा गया था, ताकि अगर अनिका की बॉडी में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो तो तुरंत उसे अटेंड किया जा सके। जब करण गुलेरिया ने क्लिनिक के बिस्तर पर सोए अनिका को देखा तो उन्हें तसल्ली हुई कि अनिका गुलेरिया हाउस में बिल्कुल सेफ है। आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, अंकल, चिंता करने की कोई बात नहीं। दरअसल डिलीवरी के बाद अनिका के शरीर से काफी ब्लड लॉस हो गया था, इसलिए आम इंसान से ज्यादा नींद डिमांड करती है उसकी बॉडी। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ घंटों की नींद पूरी होने के बाद अनिका अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। फिर भी करण गुलेरिया कुछ देर तक यूं ही व्हील चेयर पर बैठे अनिका को देखते रहे। आज उनकी बेटी उनके घर में बिल्कुल महफूज थी। इस बात का एहसास करण गुलेरिया की रगों में गर्माहट पैदा कर रहा था। धीरे धीरे उनके अंदर जीने की चाहत फिर से जागने लगी थी। अनिका और अनिका की बच्चों की सेफ्टी अब करण गुलेरिया के जीने की मकसद बन चुकी थी। सारे वक्त आकाश के पीछे पीछे श्रेया भी नन्ही सी पिंकी को अपने हाथ में लिए घूम रही थी। करण गुलेरिया ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए इशारे से श्रेया से कहा कि वह पिंकी को करण गुलेरिया की गोद में रख दे। जैसे ही श्रेया ने पिंकी को करण गुलेरिया की गोद में रखा, नन्ही सी पिंकी अपनी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखों से अपने दादू चाचा को देखने लगी। पिंकी ने काफी दिनों से करण गुलेरिया से बात नहीं की थी। अगर करण गुलेरिया पूरे गुलेरिया हाउस में किसी को देखने के लिए तरसते थे तो वह सिर्फ और सिर्फ पिंकी थी। करण गुलेरिया का शरीर काफी कमजोर था, मगर करण गुलेरिया ने अपनी सारी ताकत लगाते हुए पिंकी के सर पर अपना हाथ रखा। नन्ही सी पिंकी ने करण गुलेरिया की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगा था कि आप वापस घर कभी नहीं आओगे। सब कहते थे कि आप मरने वाले हो। नन्ही सी पिंकी के मुंह से यह बात सुनकर करण गुलेरिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। करण गुलेरिया ने पिंकी से कहा, मर ही गया होता अगर मुझे पता चला कि घर पर कुछ शैतान बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वापस आ गया हूँ। करण गुलेरिया की बात सुनकर पिंकी के चेहरे पर स्माइल आ गई। करण गुलेरिया को खुश देखकर श्रेया और आकाश भी काफी इमोशनल हो गए। आकाश ने करण गुलेरिया को अपने बेडरूम के अंदर बड़े ही ध्यान से नौकरों की मदद लेकर बिस्तर पर लेटाया। जब कमरे से सभी लोग चले गए तब चुपके से करण गुलेरिया ने अपना मोबाइल फोन अपनी जेब से निकाला और रिया की लाइव स्ट्रीम देखने लगा। करण गुलेरिया रिया के सामने इस बात का खुलासा नहीं करना चाहते थे कि उनके सामने व्हील चेयर पर बैठा यह बुढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका फैन नानू था। इससे पहले करण गुलेरिया रिया की आंखों में अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते थे। आकाश ने सालों बाद करण गुलेरिया के चेहरे पर मुस्कान देखी थी। कहीं न कहीं आकाश ने भी यह उम्मीद छोड़ दी थी कि वह जिंदगी में दोबारा कभी अपने चाचा का हंसता हुआ चेहरा देख पाएगा। मगर आज घर में जो कुछ भी हुआ था उससे कहीं न कहीं यह जरूर साबित हो गया था कि करण गुलेरिया को अब जीने की चाहत दोबारा लौटने लगी थी। एक ही छत के नीचे करण गुलेरिया का पूरा परिवार देखकर करण गुलेरिया काफी खुश थे। चाहे उनके चेहरे से यह बात किसी को पता नहीं चलती थी, मगर आकाश उन्हें अच्छी तरह जानता था। आकाश उनके मन की बातें पढ़ सकता था। आकाश जानता था कि भले ही करण गुलेरिया के चेहरे से काफी शख्स नजर आ रहे थे, मगर मन ही मन वह अनिका और अनिका के बच्चों को गुलेरिया हाउस में देखकर काफी खुश थे। शाम हो चुकी थी। आकाश गुलेरिया ने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा, मैंने तुमसे कहा था कि नताशा को जल्द से जल्द देश से बाहर भिजवा देना, क्या वह काम पूरा हो गया? आकाश का सवाल सुनने के बाद सेक्रेटरी के चेहरे पर अचानक ही हेजिटेशन दिखाई देने लगी थी। सेक्रेटरी ने अपना सर झुकाकर दबी हुई आवाज में आकाश से कहा, जी सर, वह दरअसल बात यह है कि आपके ऑर्डर पर हमने तुरंत उन्हें लंदन रवाना कर दिया था, मगर सर लंदन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अचानक ही पता नहीं नताशा कहाँ गायब हो गई। हमारे आदमियों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। कुछ देर बाद हमें यह पता चला
नताशा ने वहां किसी बड़े लायर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है। सेक्रेटरी की बात सुनते ही आकाश हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कुछ ही घंटों में इतना कुछ कैसे हो सकता था। सेक्रेटरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आकाश से कहा, सर बात यह है कि नताशा जी अब उनकी बेबी की कस्टडी पाना चाहती हैं। यह बात सुनते ही आकाश के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह इतनी फटकार लगाने के बावजूद नताशा की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वह पिंकी की कस्टडी लेने के बारे में सोचे। सेक्रेटरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर जिस लायर के साथ नताशा जी की बात चल रही है, माना जाता है कि वह लायर लंदन का काफी पावरफुल लायर है। अगर हमारे देश में नताशा जी ने केस फाइल किया होता तो आप जानते हैं कि बात शुरू होने से पहले ही मैं किसी भी तरह केस रफ्फा दफा करवा देता। मगर बाहर के देश में मेरे भी हाथ पांव काफी तंग हैं। अचानक एक बात अच्छी तरह जानता था कि गुलेरिया परिवार दिल्ली शहर और पूरे देश में पावरफुल खानदान में से एक माना जाता था। मगर बात जहां सरहद पार की आती तो गुलेरिया खानदान का पावर बाहरी देश की कानून को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। हालांकि आकाश यह बात भी नहीं समझ पा रहा था कि बच्चे की कस्टडी का केस इस तरह विदेश में कैसे फाइल हो सकता था। तभी सेक्रेटरी ने अपने मोबाइल से एक मैसेज चेक करते हुए आकाश से कहा, सर मुझे अभी अभी हमारे आदमी ने लंदन से मैसेज भेजा है। सर इस मैसेज में लिखा है कि बहुत जल्द वहां की कोर्ट से आपको सुमोन्स भेजे जाएंगे। नताशा जी ने यह कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पिंकी उनकी बेटी है, वह पिंकी को अपने से जुदा नहीं होने देगी। आकाश ने अपनी एक उंगली से अपना माथा खुजलाते हुए बड़ी शांति से अपनी सेक्रेटरी से कहा, एक काम करो, नताशा के पापा प्रकाश मित्तल को फोन लगाओ। आकाश की बात सुनकर सेक्रेटरी ने फिर से अपना सर झुका दिया। सेक्रेटरी ने दबी हुई आवाज में आकाश से कहा, सर मिस्टर मित्तल काफी देर से नताशा जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह केस वापस खींच ले, मगर नताशा जी ने अपने पापा की बात सुनने से इनकार कर दिया है। वह किसी भी हालत में पिंकी बेबी की कस्टडी चाहती हैं। सर ऐसे केसेज में कोर्ट हमेशा माँ की फेवर में ही रूलिंग करती है और फिर हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि नताशा जी पिंकी बेबी पर कोई जुल्म या अत्याचार करती थी। लीगल हम एक माँ से उनकी बेटी को अलग नहीं कर सकते। अपने सेक्रेटरी की बात सुनकर आकाश के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि चंद घंटों के अंदर क्या से क्या हो गया था। आकाश ने अच्छा सबक सिखाया था। रात होते होते उस नताशा ने बाजी घुमाकर अपनी ओर कर ली थी। नताशा जानती थी कि पिंकी आकाश की दुखती नस थी। अपने हुए इंसल्ट का बदला नताशा पिंकी को आकाश से छीनकर लेना चाहती थी, मगर आकाश भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। आकाश अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर अपनी सेक्रेटरी से कहने लगा, ठीक है, उसे जो करना है करने दो। बस हमारे आदमियों से कह दो कि उसकी हर चाल पर नजर रखें, उसके हर कदम के बारे में मुझे पहले से वार्न कर दे। सेक्रेटरी ने हाँ में अपना सर हिलाकर आकाश के कमरे से चला गया। गुलेरिया हाउस के बाहर रोहित अपनी कार में बैठा अपने दांतों के बीच अपनी एक उंगली दबाकर कुछ सोच रहा था। शाम होते ही पूरे गुलेरिया हाउस को रोशनी से सजा दिया गया था। अनिका अपना फोन नहीं रिसीव कर रही थी, जिससे रोहित की टेंशन और बढ़ने लगी। अनिका जब भी अपनी आंखें खोल ले, रोहित उसके सामने खड़ा होना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह गुलेरिया हाउस के अंदर दाखिल हो। नौकरों से कहकर उसने कई बार गुलेरिया हाउस के अंदर जाने की परमिशन मांगी थी, मगर हर बार करण गुलेरिया ने इनकार कर दिया था। करण गुलेरिया ने नौकरों के हाथों यह मैसेज भिजवाया था कि रात काफी हो चुकी है, बिना शादी के इस वक्त रोहित का उनके घर आना ठीक नहीं रहेगा। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतना बड़ा बिजनेस टाइकून इतने ऑर्थोडॉक्स विचार कैसे रख सकता था। रोहित मन ही मन सोचने लगा कि काश उसका होने वाला ब्रदर इन लॉ आकाश उसकी कोई मदद कर पाता, मगर आकाश भी करण गुलेरिया के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। रोहित किसी तरह आकाश को अपनी ओर करना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आकाश की ऐसी कौन सी मदद कर सकता था कि बदले में आकाश रोहित की मदद करने के लिए तैयार हो जाता। तभी रोहित को श्रेया और पिंकी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में याद आया। रोहित मारवा अच्छी तरह जानता था
कि वह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो राजलक्ष्मी ने बनवाई थी उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अनिका के मेल बॉक्स में थी। रोहित यह बात भी अच्छी तरह जानता था कि वह अपने कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट के हेड से कहकर बड़ी आसानी से अनिका का ईमेल अकाउंट हैक करके वह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख सकता था। मगर रोहित ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि रोहित को पता था कि जब अनिका अपनी नींद से जागती तो उसे तुरंत इस बात का एहसास हो जाता कि किसी ने उसका मेल बॉक्स हैक किया था। रोहित अनिका के साथ किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता था, इसलिए रोहित ने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। मगर आकाश को कॉन्फिडेंस में लेने का इससे बेहतर मौका रोहित के पास नहीं आ सकता था। रोहित अच्छी तरह जानता था कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट राजलक्ष्मी ने निकलवाई थी। रोहित ने यह ख्याल अपने मन में आते ही राजलक्ष्मी को कॉल लगा दिया। अपनी कार के अंदर बैठे रोहित को उसके ड्राइवर ने कभी भी इतना इम्पेशेंट नहीं देखा था। ड्राइवर कई सालों से रोहित की कार चलाता था। वह रोहित का काफी भरोसेमंद ड्राइवर था। इतने सालों में ड्राइवर ने हमेशा ही रोहित को लोगों से दूर भागते हुए देखा था। मगर जब से अनिका रोहित की लाइफ में आई थी, रोहित के स्वभाव में काफी बदलाव आ गया था। रोहित मारवा द बिजनेस टाइकून, जो लोगों से और भीड़ भाड़ से हमेशा दूर रहना पसंद करता था, आज वह गुलेरिया हाउस के बाहर खड़ा होकर कई घंटों से अनिका के जागने का इंतजार कर रहा था। रोहित मारवा ने आज तक कई लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी, मगर आज बारी खुद रोहित मारवा के रिजेक्ट होने की थी। करण गुलेरिया ने रोहित मारवा को गुलेरिया हाउस में घुसने से मना कर दिया था। रोहित चुपचाप एक पोलाइट बच्चे की तरह गुलेरिया हाउस के बाहर अपनी कार के अंदर कई घंटों से बैठा हुआ था। जैसे ही राजलक्ष्मी ने कॉल उठाया, राजलक्ष्मी ने बड़ी ही प्रोफेशनल आवाज में रोहित को ग्रीट करते हुए कहा, दिस इज राजलक्ष्मी असिस्टेंट, हाउ मे आई हेल्प यू। रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, मैं रोहित मारवा बोल रहा हूँ। यह नाम सुनते ही अचानक ही राजलक्ष्मी के मुंह से निकल गया, ओह मॉम्स बॉयफ्रेंड। राजलक्ष्मी के मुंह से अपने लिए यह नाम सुनकर रोहित के मुंह से निकल गया, क्या क्या कहा तुमने? राजलक्ष्मी ने अपनी बात को सुधारते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है मिस्टर मारवा, बिजनेस टाइकून रोहित मारवा। बताइए आपने मुझे क्यों कॉल किया? राजलक्ष्मी के मुंह से अनिका का बॉयफ्रेंड सुनकर रोहित की गाल लाल हो चुके थे। कहीं न कहीं रोहित को राजलक्ष्मी का इस तरह रोहित को बुलाना अच्छा लग रहा था। आज तक कभी किसी ने रोहित को इतना इनफॉर्मली एड्रेस नहीं किया था। सर, साहब, बड़े बाबू, मास्टर, इन सारे शब्दों से रोहित को कई बार बुलाया गया था, मगर अपने लिए अनिका का बॉयफ्रेंड, यह रिलेशन सुनते ही रोहित को कहीं न कहीं राजलक्ष्मी की बातें अच्छी लगी थी। रोहित ने राजलक्ष्मी को जवाब देते हुए कहा, अनिका ने तुम्हारे पास श्रेया और एक छोटी बच्ची की डीएनए रिपोर्ट मंगवाई थी। क्या वो डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट तुम मुझे बता सकती हो? रोहित की बात सुनने के बाद राजलक्ष्मी कुछ देर तक खामोश रही। उसके बाद राजलक्ष्मी ने फिर से बड़ी ही फॉर्मली रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, सॉरी सर, मैं सिर्फ मेरी मैम को ही रिपोर्ट करती हूँ। उन्होंने सौंपा हुआ काम, उस काम का नतीजा मैं सिर्फ मैम को बता सकती हूँ। रोहित ने बड़े ही प्यार से राजलक्ष्मी से कहा, मगर मैं तो तुम्हारी मैम का होने वाला पति हूँ, यह बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो। इस नाते से क्या तुम मुझे नहीं रिपोर्ट कर सकती? रोहित की बात सुनकर राजलक्ष्मी भी सोच में पड़ गई। राजलक्ष्मी जानती थी कि रोहित मारवा शहर का और देश का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन था, मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि रोहित मारवा अनिका से बेहद प्यार करता था और बहुत जल्द अनिका से शादी करके वो राजलक्ष्मी का भी बॉस बनने वाला था। इस सूरत में राजलक्ष्मी ने सोचा कि रोहित को नाराज करना सही नहीं रहेगा। राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, आपकी बात तो सही है मिस्टर मारवा, चलिए ठीक है, बॉस के होने वाले पति होने के नाते मैं उनकी कुछ प्राइवेट बातें आपको जरूर बता सकती हूँ। मुझे बॉस ने जो डीएनए रिपोर्ट निकलवाने को कहा था, उसमें एक 25 साल की लड़की के डीएनए सैंपल दिए गए थे और एक लगभग 5 साल की बच्ची के डीएनए सैंपल मुझे मिले थे, और रिपोर्ट का नतीजा यह निकला है कि दोनों डीएनए सैंपल मैच हो रहे हैं। वह दोनों माँ बेटी है। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही रोहित के होश उड़ गए।
रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अनिका का अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। अचानक ही रोहित के पांव कांपने लगे। रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि रोहित फोन रख देता, राजलक्ष्मी ने रोहित को रोकते हुए कहा, देखिए बॉस के होने वाले पति जी, अगर मेरी बॉस को पता चल गया कि मैंने उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को लीक कर दी है तो मेरी नौकरी तो गई। रोहित ने मुस्कुराते हुए राजलक्ष्मी की बातों का जवाब दिया, राजलक्ष्मी, अगर तुम्हारी बॉस तुम्हें नौकरी से निकाल देगी तो तुम्हारी सैलरी से 3 गुना तनख्वाह पर मैं तुम्हें रख लूंगा, उसी पुरानी प्रोफाइल पर। राजलक्ष्मी ने जवाब देते हुए कहा, बातें करने में तो आप काफी स्मार्ट हैं मिस्टर मारवा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इतनी स्मार्ट बातें भी कर सकता है। रोहित ने भी हंसते हुए राजलक्ष्मी से पूछा, तो क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी बॉस के लिए मैं ठीक रहूंगा ना? राजलक्ष्मी ने कुछ देर सोचने के बाद रोहित से कहा, इसका जवाब आपको मैडम ही दे तो अच्छा है। यह कहते हुए राजलक्ष्मी ने रोहित का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यह खबर सुनते ही रोहित यह बात आकाश गुलेरिया से शेयर करना चाहता था, मगर रोहित एक बात अच्छी तरह जानता था कि इसके पहले कि वह आकाश को यह खुशखबरी सुनाए, उसे कुछ और सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। बच्चा आखिर नताशा ने कब और कैसे चुराया था, इस बात से पर्दा उठाना बहुत जरूरी था, ताकि कोर्ट में लीगली यह प्रूफ हो सके कि पिंकी श्रेया की बच्ची थी, जिसे नताशा ने सालों पहले चुरा लिया था। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने चिराग मेहता को कॉल लगाकर कहा, चिराग, एक काम करो, जरा पता लगाओ कि 6 साल पहले यह नताशा कहाँ थी, क्या कर रही थी, उसके बारे में हर छोटी सी छोटी डिटेल्स मुझे चाहिए। चिराग मेहता रोहित की इस डिमांड से हैरान जरूर था, मगर अपने बॉस की कही बात को टालने की या उसे क्रॉस क्वेश्चन करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। चिराग मेहता ने रोहित की बात सुनने के बाद रोहित से कहा, ओके बॉस, काम हो जाएगा, मगर मुझे कुछ घंटों का वक्त चाहिए। रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मगर जल्दी करना, फिलहाल इस काम को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना। यह कहने के बाद रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित किसी भी तरह अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ आकाश गुलेरिया की गुड बुक्स में आना चाहता था, ताकि वह गुलेरिया हाउस के अंदर आने में रोहित की मदद करे। रोहित जानता था कि उसका पूरा परिवार इस वक्त गुलेरिया हाउस के अंदर मौजूद था। रोहित की होने वाली बीवी, उसके दोनों बच्चे, सभी एक साथ एक छत के नीचे थे। कहीं न कहीं इतना बड़ा मारवा हाउस होने के बावजूद रोहित अपने आप को बेघर महसूस करने लगा था। रोहित कुछ और घंटों का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए रोहित ने आकाश को एक मैसेज दिया। मैसेज में रोहित ने लिखा था, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अंदर आने दे सकते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए और श्रेया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले कि डाइनिंग टेबल पर सभी के साथ बैठा आकाश यह मैसेज पढ़ता, आकाश का सेक्रेटरी दौड़कर आकाश के पास आया और दबी हुई आवाज में आकाश के कानों के पास आकर कहने लगा, सर, मैंने नताशा जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। यह बात सुनते ही आकाश डाइनिंग टेबल से उठकर सेक्रेटरी के साथ कुछ दूर चला गया। सेक्रेटरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, नताशा जी को कैलाश अधिकारी का सपोर्ट है लंदन में। कैलाश अधिकारी का नाम सुनकर आकाश हैरान रह गया। कैलाश अधिकारी अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम था, इंटरनेशनल डॉन था। कैलाश अधिकारी को कई सालों पहले देश से गद्दारी के जुर्म में इंडियन आर्मी से कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया था। उसके बाद उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ते चले गए और देखते ही देखते कुछ ही सालों में कैलाश अधिकारी इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। कैलाश अधिकारी के कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग थे, मगर आकाश एक बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैलाश अधिकारी नताशा की मदद क्यों कर रहा था। कैलाश अधिकारी जैसे इंसान के साथ नताशा ने कैसे कांटेक्ट बनाया होगा, यह बात आकाश की समझ के बाहर थी। आज की पहले कभी भी कैलाश अधिकारी या उसके आदमियों ने गुलेरिया परिवार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, फिर आज अचानक ही इस तरह से दुश्मनी का ऐलान करने का क्या मतलब था। सेक्रेटरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, मैंने सुना है कि कैलाश अधिकारी का सपोर्ट मिलते ही मिस्टर एंड मिसेज मित्तल भी अब अपनी बेटी के साथ खड़े हो गए हैं। वह चाहते हैं कि पिंकी की कस्टडी जल्द से जल्द नताशा को दे दी जाए। आकाश गुलेरिया अच्छी तरह जानता था कि अगर यह केस देश के किसी भी कोने में हुआ होता तो वह मैटर बड़ी आसानी से संभाल लेता, मगर अब यह
किस इंटरनेशनल कोर्ट में चलने वाला था और भारत की सरहद के पार कैलाश अधिकारी के कांटेक्ट के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। आकाश डाइनिंग टेबल पर बैठी नन्ही सी पिंकी को देखने लगा। पिंकी का मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें देखकर आकाश कभी मायूस लगने लगा था। आकाश अपनी बच्ची को एक सेकेंड के लिए भी अपने से अलग नहीं रख सकता था और वह अच्छी तरह जानता था कि अगर नताशा को पिंकी की कस्टडी मिल गई तो आकाश पिंकी को दोबारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाएगा। आकाश किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देना चाहता था, मगर कैलाश अधिकारी का नाम सुनकर कुछ देर के लिए आकाश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। आकाश अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर ऊपर की ओर देखने लगा। आकाश मन ही मन यह सोचने लगा, जब ऐसा लग रहा था कि गुलेरिया हाउस में हर तरफ खुशियां आने वाली है, तभी इस तरह की खबर आनी थी। आकाश ने दबी हुई मगर कड़क आवाज में अपनी सेक्रेटरी से कहा, एक काम करो, कैलाश अधिकारी तक मैसेज पहुंचा दो। उनसे कहो कि हम कभी भी कैलाश अधिकारी और उसकी गैंग के रास्ते में नहीं पड़ते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम उनसे डरते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वह लोग मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकते। आकाश की बात सेक्रेटरी ने नोट तो कर ली थी, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या इस तरह का मैसेज कैलाश अधिकारी तक पहुंचाना सही रहेगा। कैलाश अधिकारी अकेला नहीं ऑपरेट करता था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी फौज थी जो उसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा पॉलिटिकल या बिजनेस मॉडल प्लान करते थे। उसके गिरोह के पास इतना पैसा था जितना किसी छोटे मोटे देश को चलाने के लिए काफी था। आकाश भी यह बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर नताशा के पास इतने पैसे कहां से आए होंगे कि कैलाश अधिकारी उसकी मदद करने के लिए मान गया। अगर मित्तल परिवार अपना सारा बिजनेस बेच दे तो उसकी जो रकम इकट्ठा होगी वह रकम कैलाश अधिकारी के लिए अपने गिरोह को चलाने का एक दिन का खर्चा भी नहीं होगा। फिर ऐसी क्या बात थी कि कैलाश अधिकारी मित्तल परिवार की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जब सेक्रेटरी आकाश की बात सुनकर चला गया, आकाश धीरे से डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी जगह पर बैठ गया। आकाश ने फिर से अपनी फोन स्क्रीन पर रोहित का मैसेज पढ़ना शुरू किया। मैसेज पढ़ते ही आकाश के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आने लगा। आकाश जानता था कि रोहित मारवा काफी देर से गुलेरिया हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार रोहित मारवा ने मैसेज में श्रेया का भी नाम लिखा था। आकाश सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी क्या खबर हो सकती थी जो आकाश और श्रेया दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो। आकाश ने बड़ी ही पोलाइटली अपनी बगल में बैठे करण गुलेरिया से पूछा, करण अंकल, मिस्टर रोहित मारवा अंदर आना चाहते हैं, क्या उन्हें अंदर आने दूं? अपने बॉल से अपना सूप पीते हुए बिना आकाश की ओर देखे करण गुलेरिया ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रात बहुत हो चुकी है। तभी करण गुलेरिया के ठीक बगल में बैठी नन्ही सी रिया मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया की ओर देखकर बोली, नानू, प्लीज डैड को अंदर आने दीजिए ना, आई मिस माई डैड। नन्ही सी रिया ने यह बात इतनी स्वीटली कही थी कि करण गुलेरिया का दिल पिघलने लगा। रिया की बात सुनकर करण गुलेरिया सोच में पड़ गए। करण गुलेरिया अपनी नन्ही सी ग्रैंड डॉटर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। रिया की क्यूट सी स्माइल, उनका इनोसेंट चेहरा देखकर करण गुलेरिया का दिल पिघल जाता था। कुछ देर तक अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखकर सर झुकाकर करण गुलेरिया कुछ सोचने लगे। उसके बाद करण गुलेरिया ने अपना सर उठाकर पास खड़े नौकर से कहा, मिस्टर मारवा को अंदर आने दो। करण गुलेरिया की बात सुनते ही नौकर तेजी से हॉल के बाहर चला गया। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, यह आज हम सब मिलकर डिनर करेंगे, बड़ा मजा आएगा। रिया के दिल में अपने डैड के लिए इतना प्यार देखकर फिर से करण गुलेरिया के अंदर जलसी वाली फीलिंग जागने लगी थी। करण गुलेरिया चाहते थे कि अपनी नन्ही सी ग्रैंड डॉटर की नजरों में वही नंबर 1 फ्रेंड बने रहे। इसलिए गला खराशते हुए करण गुलेरिया ने धीमी मगर सत्ता आवाज में रिया से कहा, जब तुम्हारी मम्मा को पता चलेगा कि मिस्टर मारवा ने आज हम सबके साथ बैठकर डिनर किया है, तो क्या वह भी उतनी ही खुश होगी जितनी तुम खुश हो? कुछ देर सोचने के बाद रिया ने जवाब देते हुए कहा, मम्मा के पास तो हमारे साथ बैठकर खाना खाने का टाइम ही नहीं, हमेशा बिजी होती है मम्मा। मगर डैड ऐसे नहीं है, डैड टाइम निकालकर मेरे साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं, घूमने ले जाते हैं। रिया की बात सुनकर करण गुलेरिया अचानक ही मन हंसने लगे और हंसते हुए रिया से कहने लगे, लगता है बहुत प्रिय है मिस्टर मारवा।
हाँ भाई, बाप दादा की दौलत जब अचानक ही हाथ लग जाए तो इंसान को कोई काम नहीं सूझता है। करण गुलेरिया के मुंह से अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर रिया ने अपनी आंखें गुस्से से छोटी कर ली और घूर घूर कर करण गुलेरिया को देखने लगी। तभी दरवाजे पर खड़े रोहित ने अंदर आने की परमिशन मांगी। रोहित को दरवाजे पर खड़ा देखकर आकाश गुलेरिया अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, प्लीज कम इन मिस्टर मारवा, आइए आप भी हमारे साथ बैठकर डिनर कीजिए। नन्ही सी रिया दौड़कर रोहित के पास गई और रोहित के पांव को जाकर चिपक गई। रोहित ने भी अपना एक हाथ रिया की पीठ पर रख दिया। रोहित का ध्यान डाइनिंग टेबल के बीचों बीच बैठे करण गुलेरिया पर गया। करण गुलेरिया भी रोहित को घूर घूर कर देख रहे थे। रोहित ने आकाश की बात का जवाब देते हुए कहा, थैंक यू आकाश, मगर इस वक्त मुझे भूख नहीं है। करण गुलेरिया ने अपने बॉल से सूप पीते हुए रोहित मारवा से कहा, मिस्टर मारवा, गुलेरिया हाउस की दावत है, बहुत शानदार होती है। हमारे घर का खाना दुनिया की किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं। आई एम श्योर तुम्हें हमारा खाना पसंद आएगा। ऐसा खाना शायद ही आपने पहले कभी खाया होगा। रोहित करण गुलेरिया की गुड बुक्स में आना चाहता था, मगर करण गुलेरिया की कहने का मतलब साफ था, गुलेरिया हाउस में मारवा हाउस से बेहतर खाना परोसा जाता है। रोहित के मुंह से भी इंस्टेंटली निकल गया, जी आई एम श्योर कि आपके घर की दावत काफी शानदार होगी, मगर मारवा खानदान भी दावत देने में किसी से पीछे नहीं है। आकाश समझ चुका था कि करण गुलेरिया और रोहित मारवा के बीच में एक कोल्ड वार शुरू हो चुकी थी, मगर रोहित और आकाश दोनों ही करण गुलेरिया के इस बिहेवियर का असली कारण नहीं जानते थे। करण गुलेरिया के मन में रोहित की वह बात तीर की तरह चुभ गई थी, जब रोहित ने नन्ही सी रिया से कहा था कि फैन नानू के साथ ज्यादा मिलजुल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है फैन नानू एक फ्रॉड आदमी हो। नन्ही सी रिया अपने डैड को चिपक कर बोली, डैड, आज रात आप यहीं रुक जाओ हमारे साथ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी रिया की फरमाइश सुनते ही रोहित करण गुलेरिया की ओर देखने लगा। रोहित जानता था कि करण गुलेरिया शायद इस बात के लिए परमिशन नहीं देंगे। अब तक नन्ही सी रिया यह जान चुकी थी कि गुलेरिया हाउस में अब हर चीज करण गुलेरिया के हुक्म से ही चलने वाली थी। आज तक उसने देखा था कि घर में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसके मामा आकाश गुलेरिया को मिलती थी, मगर जब से उसके नाना करण गुलेरिया घर वापस आए हैं, सभी लोग उनके इशारे पर काम कर रहे थे। रिया अपनी इनोसेंट शक्ल और मासूम आवाज का फायदा उठाना अच्छी तरह जानती थी। अपनी छोटी छोटी जिद मनवाने के लिए और अपनी शरारतों से बचने के लिए रिया ने हमेशा ही रेखा मासी और अनिका पर अपना यह जादू बचपन से लेकर आज तक चलाया था। रिया जानती थी कि उसके मासूम चेहरे को देखने के बाद किसी का भी दिल पिघल जाता था और वह रिया की जिद के सामने अपने घुटने टेक देता था। आज रिया अपना यही जादू अपने नानू पर चलाना चाहती थी। रिया अपने नानू की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराती हुई पूछने लगी, नानू, डैड आज यहाँ रह सकते हैं क्या? रिया का जादू हमेशा की तरह करण गुलेरिया के ऊपर भी चल गया, मगर करण गुलेरिया ने एक बार भी अपने सामने खड़े रोहित मारवा की ओर नहीं देखा और आकाश की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर मारवा के रहने का इंतजाम हमारे गेस्ट रूम में करवा दो। कुछ ही देर में नौकरों ने अनिका जिस क्लिनिक में सोई थी उसके ठीक बगल वाला कमरा तैयार करवा दिया। आकाश ने रोहित को एलिवेटर की ओर जाने का रास्ता दिखाते हुए कहा, चलिए मिस्टर मारवा, मैं आपको आपके गेस्ट रूम तक छोड़ देता हूँ। आकाश किसी नौकर को या घर के किसी और सदस्य को कहकर रोहित मारवा को अपने कमरे तक भिजवा सकता था, मगर आकाश जानता था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो रोहित मारवा आकाश और श्रेया से शेयर करना चाहता था। जैसे ही एलिवेटर की और रोहित मारवा आगे बढ़ने लगा, आकाश ने इशारे से श्रेया को भी अपने पीछे आने को कहा। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि आकाश ऐसा क्यों कह रहा था, मगर आकाश को इशारा करते हुए श्रेया के साथ साथ करण गुलेरिया ने भी देख लिया था। आकाश को बिना देखे ही करण गुलेरिया ने सख्त आवाज में कहा, अगर एक दूसरे के इशारे पर नाचना चाहते हो तो पहले शादी कर लो। करण गुलेरिया का ताना सुनते ही श्रेया के गाल शर्म से लाल हो गए। श्रेया बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी जगह पे खड़ी थी और आकाश के पीछे पीछे चलने लगी। आकाश, श्रेया और रोहित एलिवेटर से ऊपर की ओर जाने लगे। जैसे ही आकाश ने रोहित से कुछ पूछने की कोशिश की, रोहित मारवा ने आकाश से कहा, अभी नहीं,
कमरे में चलकर तुमसे बात करता हूँ। आकाश और श्रेया हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, आकाश रोहित को अनिका जिस क्लिनिक में सोई थी उसके बगल वाले कमरे की ओर ले जाने लगा। जैसे ही आकाश और रोहित क्लिनिक के दरवाजे के पास पहुंचे, रोहित ने चुपके से क्लिनिक का दरवाजा खोला और दबे पांव बड़े ही ध्यान से बिना किसी आवाज के अनिका के बिस्तर के पास जाने लगा। रोहित ने देखा कि अनिका अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। रोहित कुछ देर तक सोई हुई अनिका को बस देखता रहा और फिर अनिका की ब्लैंकेट एडजस्ट करके दबे पैर कमरे से बाहर निकल गया। द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा को इतनी ध्यान से कदम रखते हुए देखकर श्रेया मुस्कुराने लगी। जैसे ही रोहित मारवा ने कमरे से बाहर निकलकर धीरे से दरवाजा बंद किया, श्रेया ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, शायद आप भी अभी तक अनिका को अच्छी तरह जानते नहीं हैं। अनिका जब गहरी नींद में सो जाती है तब उसके बगल में अगर बैंड बाजे भी बजने लगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेया की इस बात पर मुस्कुराते हुए रोहित ने जवाब दिया, शायद उसे फर्क न पड़ता हो मगर मुझे फर्क पड़ता है। जैसे ही तीनों रोहित के गेस्ट रूम के अंदर दाखिल हुए, रोहित ने देखा कि घर की नौकरानी बालकनी या सीटिंग एरिया में चाय का पॉट तैयार कर रही थी। नौकरानी को देखकर आकाश ने अचानक ही रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, आई एम सॉरी, मैं आपसे पूछना ही भूल गया, क्या आप सचमुच खाना खा चुके हैं या आपके लिए कुछ मंगवाऊं? आकाश अच्छी तरह जानता था कि दोपहर से लेकर अब तक रोहित गुलेरिया हाउस के बाहर खड़ा किसी तरह गुलेरिया हाउस के अंदर आने की तरकीब सोच रहा था, इसलिए हो सकता था कि शायद रोहित ने खाना न खाया हो। रोहित ने जवाब में हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, जी नहीं, मगर मुझे इस वक्त भूख नहीं है, आप प्लीज तकलीफ ना उठाएं। आकाश अब तक जान चुका था कि रोहित चाहे मना कर रहा था मगर उसे जोरों की भूख लगी थी। आकाश ने पास खड़ी नौकरानी से कहा, जाइए और मिस्टर मारवा के लिए कुछ खाना लेकर आइए। नौकरानी के बाहर जाते ही आकाश ने रोहित से पूछा, कहिए मिस्टर मारवा, आप मुझसे और श्रेया से क्या बात शेयर करना चाहते थे? रोहित धीरे से पास रखे रैक लाइनंग चेयर पर बैठ गया। आकाश और श्रेया भी टेंशन में रोहित की ओर देखते हुए रोहित के ठीक सामने रखे सोफा पर बैठ गए। रोहित ने बड़ी ही कैजुअली श्रेया की ओर देखते हुए पूछा, श्रेया, आज से 6 साल पहले आपने एक बच्चे को जन्म दिया था, आई एम राइट? रोहित की यह बात सुनते ही श्रेया और आकाश दोनों शॉक हो गए। श्रेया यह सुनकर शॉक हो गई थी कि श्रेया की जिंदगी का इतना बड़ा सीक्रेट आखिर रोहित मारवा किस तरह जानता था। जो बात उसने आज तक आकाश को नहीं बताई थी वह रोहित मारवा ने आज आकाश के सामने ही बोल दी थी। वहाँ आकाश भी यह सुनकर हैरान था क्योंकि श्रेया ने आज तक यह बात उसे कभी नहीं बताई थी कि वह एक बच्चे की माँ है। हालांकि आकाश भी एक बच्ची का बाप था। ऐसा नहीं था कि यह बात सुनने के बाद आकाश का श्रेया के लिए प्यार कम हो गया था, मगर कहीं न कहीं आकाश को यह सुनकर चोट जरूर लगी थी। इतनी बड़ी बात श्रेया ने आकाश से छुपाई थी। आकाश के मन में एक साथ बहुत सारी बातें चलने लगी। आकाश सोचने लगा कि हो सकता है कि आकाश के साथ ब्रेकअप के बाद श्रेया को किसी सहारे की जरूरत पड़ी हो और उसकी जिंदगी में कोई आ गया हो सकता है श्रेया उस आदमी से प्यार कर ली हो। 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है। हो सकता है इस दरमियान श्रेया को किसी के सहारे की जरूरत पड़ी हो। मन ही मन आकाश को उस लड़के के बारे में सोचकर गुस्सा भी आने लगा था। आकाश कहीं न कहीं उस लड़के के बारे में सोचकर जिलियस फील कर रहा था। आकाश उस लड़के के बारे में सोचकर श्रेया से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वहाँ श्रेया यह सोचकर आकाश से नजर नहीं मिला पा रही थी कि इतना बड़ा सीक्रेट रोहित मारवा आकाश के सामने खोल दिया था और यह बात श्रेया ने आकाश से छुपाई थी। इससे पहले कि श्रेया आकाश से कुछ कहती, आकाश ने दोनों हाथों से श्रेया को कंधों से पकड़ लिया और श्रेया की आंखों में आंखें डालकर उसके मन में चल रहा सवाल पूछ लिया, कौन था वह लड़का? आकाश का सवाल सुनकर श्रेया बिल्कुल सुन हो गई। श्रेया पिछले 6 सालों से अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में पूरी दुनिया भटक चुकी थी। वह बच्चा सिर्फ श्रेया का नहीं था बल्कि श्रेया और आकाश के प्यार की निशानी थी। मगर आज बच्चे के बारे में सुनते ही आकाश ने श्रेया से जो पहली चीज पूछी थी वह यह था कि वह लड़का कौन था। जिस इंसान के प्यार की खातिर श्रेया ने कहीं लड़कों के प्रपोजल को ठुकरा दिया था, उस लड़की को अपने प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं था। यह सोच सोचकर श्रेया की आंखों में पानी भरने लगे।
श्रेया की आंखों से आंसू देखकर आकाश ने मन ही मन यह डिसाइड कर लिया। उस लड़के की याद आते ही श्रेया की आंख भर आई। श्रेया की आंखों से आंसू पोंछते हुए आकाश ने श्रेया से कहा, क्या उस लड़के की याद आते ही तुम्हें दुख हो रहा है? क्या उसने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई? मुझे बताओ, तुम लोग अलग क्यों हो गए? क्या उस लड़के ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, या फिर कुछ सालों के प्यार के बाद उस लड़के के दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो गया था, या फिर तुम्हारे दिल में उस लड़के के लिए प्यार खत्म हो गया था? जरा मुझे बताओ। अगर उस लड़के ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आकाश की तरह तरह की बातें सुनकर श्रेया को इरिटेशन होने लगी थी। श्रेया ने अपने दोनों हाथों से आकाश की ओर झटकते हुए कहा, प्लीज बंद करो मुझसे यह सवाल पूछना। कोई लड़का नहीं था मेरी लाइफ में। आकाश हैरान होकर बस श्रेया को देखता रहा। श्रेया की आंखों से एक के बाद एक आंसू टपकने लगे। आकाश ने धीमी आवाज में श्रेया से पूछा, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का नहीं था तो फिर वह बच्चा? मिस्टर मारवा ने अभी अभी जो बात कही, क्या वह सच नहीं है? रोती हुई श्रेया ने लगभग चीखते हुए कहा, मिस्टर मारवा ने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। मैंने 6 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था और वह बच्चा हमारे प्यार की निशानी थी। जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे चाहने वाले मेरे वीडियो को देखते हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1K पूरा करने में मेरी सपोर्ट करें। थैंक यू।